This interaction will be in Hindi, ladies and gentlemen. अरे भाई तालियां इतनी धीमी सी हैं? योगी जी ने लिखवा रखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मैं कहना चाहता हूं हम जोश पे हैं क्योंकि आप दिल्ली में हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जो हैं उनका परिचय देने की आपको ज़रूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, और इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि अगर प्रदेश के बाहर भी कहीं जाते हैं तो उसके सियासी परिणाम भी मिलते हैं और लोग घंटों इनका इंतज़ार करते हैं। मैं बहुत भूमिका बनाए बिना सवाल पूछना चाहूँगा। 71 साल बाद पहला मौका ऐसा है गोविंद वल्लभ पंत जी के बाद जब कोई मुख्यमंत्री 8 साल लगातार कुर्सी पे रहा उत्तर प्रदेश की। कैसा लग रहा है आपको, और इस दौरान आपका कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? शशि जी, मैं सबसे पहले एसटी परिवार को इस समिट की हृदय से बधाई देता हूं। एसटी लीडरशिप समिट को हर वर्ष न केवल उनके दर्शकों और श्रोताओं को बल्कि समाज के अलग अलग तबके को का भी इंतजार रहता है। और मुझे कई वर्षों के बाद इस एसटी समिट में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस समिट के लिए पूरे एसटी परिवार को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपका जन्मदिन भी है। अरे आपको याद है। तो आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और पिछले 8.5 वर्ष से अधिक समय से हमारी पार्टी ने मुझे वहां पे सेवा करने का अवसर दिया है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदला है और मुझे इस बात में आनंद की अनुभूति होती है कि उस बदलाव में हम भी सहभागी हैं और उस बदलाव का हिस्सा बनने, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने का जो अभियान है उस अभियान का हम हिस्सा हैं। स्वाभाविक रूप से जब एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत सारी उपलब्धियां भी जुड़ती हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे सेवा का अवसर दिया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतने लंबे समय तक कार्य करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री हूं। यह भी मेरे साथ ही जुड़ा है कि 5 वर्ष तक लगातार कार्य करने के बाद दोबारा जनता ने उसे चुनकर के भेजा हो, यह पहली बार हुआ है। और वो हमारी सरकार ने 17 से 22 तक कार्य किया, 22 में पुनः एक थम्बिक मेजोरिटी के साथ पुनः जीत करके फिर से सत्ता बनाई है और अब हम लोग 27 में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस काल के दौरान कोई एक काम, जिसे पब्लिक की भाषा में बोलूं तो जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? देखिए, जब कार्यकाल लंबा होता है ना तो उपलब्धियां भी आपके साथ लंबी चौड़ी जुड़ती हैं। एक काम जैसे
कोई ये कहे कि सनातन धर्मावलंबियों से कहे कि कोई एक पर्व बताइए जो आपको अच्छा लगता है, तो बता ही नहीं पाएगा। क्यों होली गिनाए, कि दीपावली गिनाए, कि विजयादशमी गिनाए, कि रक्षाबंधन गिनाए, कि रामनवमी को गिनाए, कि कृष्ण जन्माष्टमी को गिनाए, कि छठ को गिनाए, कौन सा गिनाए? क्योंकि एक लंबा समय है, युगों युगों से ये गाथा चली आ रही है, जिसने मानवीय व्यवस्था को, जीवन जीने की पद्धति को एक नया स्वरूप दिया है, जिसे आज हम पर्व और त्योहारों के रूप में मनाते हैं। जैसे भारत के अंदर कोई कहे कि किसी एक महापुरुष का नाम लीजिए जो हमारे लिए स्मरणीय हो, बहुत कठिन होगा, क्योंकि लंबे कालखंड के दौरान अनेक महापुरुष आए, सब ने कुछ न कुछ दिया। लेकिन फिर भी ये चैलेंज है मेरे लिए किसी एक घटना को गिनाना। लेकिन हाँ, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पल था जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रखी गई। 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के बने हुए भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। ये 3 घटनाएं क्रम से, और उस 3 घटनाओं में मैं अकेला व्यक्ति जिसकी 3 पीढ़ियां उस पूरी आंदोलन के साथ जुड़ी रही हैं। क्योंकि जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उस अभियान के हिस्से थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के नाते मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवा और उस सेवा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, अपने देश और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और ये जीवन की एक बड़ी घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कई पीढ़ियां नहीं देख पाई। हमने अपने सामने इन सारी घटनाओं को होते हुए, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ी घटना दूसरी नहीं हो सकती। एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अभी अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सबने स्वीकार किया, सर्वानुमति से बनी हुई। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। तो स्वाभाविक रूप से एक कलंक हटा, तो एक विरासत की पुनर्स्थापना का कार्य देश के अंदर हुआ। और आज आप देख रहे होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद करोड़ों लोग वहां पर आए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम आ चुके हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या 35 से 40 लाख तक पहुंचती है, और सामान्य दिनों में हम देखते हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में आता है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के अंदर ये कार्य स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होने चाहिए थे। चलिए, निमित्त मात्र जिसको भी बनना था बने हैं, लेकिन देश के विकास के लिए,
आने वाली पीढ़ी के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये अभियान भी, आंदोलन भी, ये सभी आवश्यक थे। आगे भी जो होगा उसमें हमारी सक्रिय भूमिका इसी रूप में रहेगी। विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है, उसका एक निश्चित साल रखा है। उस विकसित भारत में विकसित यूपी का कोई टारगेट आपने विकसित किया है, कोई टाइमलाइन विकसित की है? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सन 2022 में पूरे देशवासियों के सामने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अभी हम देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों का हमारा विजन क्या है। 2047 जब देश अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए। उस विजन को लेकर के उन्होंने देश के सामने कुछ लक्ष्य रखे, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने। 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के ये सभी जो लक्ष्य हैं, यह तभी अचीव किए जा सकते हैं जब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस प्रकार के विजन के साथ कार्य करे। और हमने प्रधानमंत्री जी के उस विजन को आत्मसात किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने इस पे 27 घंटे तक लगातार चर्चा करवाई। दिन रात विधानसभा चली हमारी। इस विधानसभा सत्र के दौरान हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने वहाँ अपने विचार रखे। अलग अलग सेक्टर के थे। हम लोगों ने पहले ही उनको इसके बारे में अवगत कराया था कि भाई हमें अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसमें जनप्रतिनिधियों के लिए भी और जनता जनार्दन से भी हम लोगों ने राय ली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं। विधान परिषद में 100 विधान परिषद के सामान्य सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। हमें 98 लाख प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर। हमने 12 सेक्टर उसके तैयार किए हैं। हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और लक्ष्य हमारा है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश 2047 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा चुका है और उत्तर प्रदेश इसे अवश्य अचीव करेगा। हमारी जो पिछले 3 वर्षों की प्रगति है, वह प्रगति इस दिशा में संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और मेरा मानना है कि हम इसको अवश्य अचीव करके विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आपने कहा आपको इतनी परियोजनाओं के प्रस्ताव मिले हैं, आप 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो जो अब तक की 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज थी, उसमें जो प्रस्ताव मिले, जो बात हुई, उसमें कितने जमीन पर उतर सके? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में निवेश आज से 8 वर्ष पहले एक बेमानी थी। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। और इसके लिए हम लोगों ने 2017 में आने के बाद यह तय किया था कि हमें इसकी सूरत को बदलना है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति 0 टॉलरेंस। और मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है जब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल आज के दिन पर देखते हैं।
दंगा मुक्त प्रदेश को देखते हैं। आज 6 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश में इस समय कर्फ्यू जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों को करके अब दिल्ली में बैठा हूं, ताज होटल में, एसटी लीडरशिप समिट में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। इसके लिए कोई समस्या नहीं। इसके ये चंगा युक्त वातावरण, कर्फ्यू मुक्त वातावरण, ये निवेश की पहली शर्त है। किसी भी उद्यमी के लिए सुरक्षा पहली आवश्यकता है, और उस सुरक्षा को देने के साथ साथ हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, पिक एंड चूज नहीं। और इन सभी पे व्यापक पैमाने पे कार्य हुआ। मुझे याद है जब पहला इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त तो मेरे सामने आए थे। इन लोगों ने मुझे बताया कि साहब हम लोग उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा कितने का टारगेट रखा है? इन्होंने कहा साहब 20,000 का। तो मैंने कहा नाम बदल दो। ये चौंके। मैंने कहा भी नाम ग्लोबल कर रहे हो और निवेश विलेज वाला करते हो, छोटा सा। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ बहुत होता है। अरे हमने कहा यूपी का वॉल्यूम तो देखो। उस समय यूपी 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी का राज्य था। तो मैंने कहा 22 करोड़ की आबादी में आप 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब कौन यूपी में निवेश करेगा? तो मैंने कहा वही तो हमें तैयार करना है, और आप तैयारी करो, निवेश होगा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा रोड शोज की तैयारी करो। पहले रोड शो में गए, 2,000 का प्रस्ताव इन्हें प्राप्त हुआ, 2,000 करोड़ का। दूसरे में गए, 5,000 करोड़ का मिला। तीसरे के लिए मैंने कहा मैं चलता हूं। मैं गया, वहां पे मैंने सभी उद्यमियों से बात किया। सभी उद्यमी बहुत हंसते हुए मिलते थे, लेकिन अंत में कहते थे साहब देखो हमने तो यूपी से कसम खाया हुआ है कि हम यूपी में वापस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा एक दिन आपको आना पड़ेगा यूपी देखना। मैं यही बोलता था। और इन्वेस्टर समिट हमने बाद में किया। उस रोड शो में हमें 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और जब हमने इन्वेस्टर समिट किया था तो हमें 4.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पहले इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए। हमने गत वर्ष यानी 2023 में अपना तीसरा इन्वेस्टर समिट किया था। इन 8 वर्षों में यूपी का प्रवेश कैसे बदला है, परसेप्शन कैसे बदला है। हमें 2023 में इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यानी ये 45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं, जिनमें प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 5 लाख हमारा पाइपलाइन में है, उसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए कोई तिथि तय करके उस कार्यक्रम को भी संपन्न करना है। ये पहली बार हुआ होगा कि 45 लाख में 20 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया हो या हो रहा हो, और उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया हो। तो ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि एक नया मील का पत्थर है, जो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर गढ़ने में सफलता प्राप्त की है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसीज है, और बिना किसी भेदभाव के हमने ईज ऑफ लिविंग को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जितना सरल हो सकता है, जितना रिफॉर्म हो सकता है, उसमें उतना हमने करके दिखाया है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का, आज के दिन पर भी मैं कह सकता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, या फिर सिंगल विंडो के, उसमें भी आप देखेंगे देश के अंदर उन सभी राज्यों में से एक राज्य है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाते हैं, उनमें यूपी एक है।
आपने काम इतना किया, लेकिन आपकी चर्चा अक्सर उत्तर प्रदेश के बाहर और अपनी सरकारों पे दबाव भी बनता है उनकी, एनकाउंटर्स, बुलडोज़र, इनके लिए होती है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले उज्जैन में एक रेप हो गया था। मैं वहाँ ऐसे ही इलेक्शन का मूड देखने के लिए गया था। वहाँ सब लोग कह रहे थे, अरे योगी बाबा होते तो इसको मार दिया होता, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अभी टीवी में महाराष्ट्र के एक रेप उसको पकड़ा, एक्यूज को, उसके पैर में गोली मारी, तो उन्होंने कहा ये फुल एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर नहीं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी थी। ये उत्तर प्रदेश ने विकास के मॉडल के साथ साथ लगता है इसको भी एक्सपोर्ट किया है। देखिए, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। तो ये देश के अंदर लोग उसको क्योंकि हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है। जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए। और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। ये माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार आने के पहले हर जिले में एक दुर्दांत माफिया खड़ा हो गया था। पैरेलल उसकी सत्ता चलती थी। वह व्यवस्था को नहीं मानता था, वह कानून को नहीं मानता था और न्यायपालिका को नहीं मानता था। सिस्टम के किसी भी संस्था पे उसका विश्वास नहीं था। जब उसका कानून में विश्वास नहीं तो नहीं है, तो कानून उसको उन पर क्यों विश्वास करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि उसकी भाषा दूसरी है तो उसको दूसरी भाषा समझानी पड़ेगी, और उसको उसकी भाषा में हम लोगों ने समझाने का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। एक इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे देश से के किसी भी अन्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, ज़्यादा राजमार्ग हैं, ज़्यादा मेट्रो हैं और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन अभी भी अर्बनाइजेशन और ढांचा सुधार को लेकर बहुत मांग उठती है। इसको लेकर आपकी कोई योजना है? क्योंकि आप जो आपका सपना है विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का, वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह भी विकास की पहली शर्तों में है। और आपने देखा होगा, हमने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 2017 तक, 16-17 तक एक्सप्रेस वे में यूपी की कहीं गिनती नहीं होती थी। हमारी 1.5 एक्सप्रेस वे थी हमारे पास। और आज मैं 1.5 एक्सप्रेस वे। 1.5 से क्या मतलब है? 1.5 एक्सप्रेस वे इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक आगरा यमुना एक्सप्रेस वे थी जी, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे आधा बनी हुई थी। तो ये 1.5 एक्सप्रेस वे है। मैंने सुना कि आपने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए पहले उसे खुदवाया कई जगह से, फिर बनी हो। उस एक्सप्रेस वे के लिए हमने पैसा दिया, हमने तब उसको कंप्लीट किया।
आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है। 17 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से संचालित थे, गोरखपुर और आगरा। आज हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और अभी हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को अगले 2 महीनों के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अधिक मेट्रो का संचालन यूपी के अंदर हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में यूपी के अंदर हो रही है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के अंदर हर जिले को और यूपी के हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हमने 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ा हुआ है। यूपी के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ हम कनेक्टिविटी दे चुके हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो अर्बनाइजेशन भी है। हमने हाउसिंग के जो रूल्स थे उसमें काफी रिफॉर्म किया है। FAR में हमने छूट दी है, नए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सस्ते में लोगों को घर मिल सके, इसके बारे में रिफॉर्म किए हैं। बिल्डर और बायर्स की समस्या का समाधान किया है। हम लोग जब आए थे, अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3.5 लाख बायर्स ऐसे थे जिनके आवास के पैसे दशकों से बिल्डर के पास जमा थे, लेकिन बिल्डर पैसा लेके दबाया हुआ था। बाद में हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की। पहले वर्ष में हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों को उनके आवास उपलब्ध करवाए। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ रही थी कि कोर्ट का इंटरवेंशन उसमें होने के नाते ये कार्रवाई रुक गई। बाद में माननीय न्यायालय ने फिर ऑर्डर किए। फिर हमने नीति आयोग के उस समय के एक पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, फिर 0 पीरियड का लाभ दिया, उसमें भी रिफॉर्म किए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर बायर्स को उसके आवास उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर जहां भी था हमने समस्या दिया नहीं, समाधान की तरफ हमने फोकस किया। अर्बनाइजेशन के लिए नए हाउसिंग रूल्स दिए और सहज और सरल इसको बनाया गया और ये तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। नई सिटीज का निर्माण हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे शहरीकरण हुआ है। हम लोग जब आए थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 22 से 23% अर्बनाइजेशन था, आज ये 36% तक पहुंचा है। मेरा मानना है कि अगले 3 वर्ष के अंदर हम इसे 40% तक ले जाने में सफल होंगे। इस दिशा में भी हम लोगों ने कार्य किया है। केवल अर्बनाइजेशन नहीं, वहाँ पे उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले, अच्छी सड़क मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी पावर की सप्लाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छे पार्क बने वहाँ पर, अन्य जो भी वहाँ की आवश्यकता है उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो। इस दिशा में भी सरकार के ने बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए और उसके लाभ वहाँ पे प्राप्त हुए। महिलाओं को लेकर आपकी कई स्कीम है, मिशन शक्ति में तो हमें भी शामिल होने का मौका मिला हिंदुस्तान को। उन स्कीम्स के बाद गांवों में एक महिलाओं की स्थिति में कानून व्यवस्था और उनकी मदद की वजह से फर्क साफ साफ दिखता है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम उस क्षेत्र में बाकी है। देखिए, आधी आबादी को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उन्हें समायोजित करने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही मातृवंदना योजना और फिर अलग अलग सेक्टर में उन्हें समायोजित करते हुए
नारी वंदन अधिनियम तक एक बड़ी रेखा देशवासियों के सामने खींची। उससे प्रेरित होकर के प्रदेश में भी हम लोगों ने बहुत सारे कदम बढ़ाए हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक आर्थिक पैकेज उस बेटी को उपलब्ध करवाना हो, उसके एजुकेशन फ्री स्नातक तक की उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो, इसके लिए व्यवस्था। बेटी की शादी योग्य हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता उस सामूहिक विवाह योजना में उपलब्ध करवाते हैं। और बेटी की शादी होने के उपरांत भी अगर कोई बेटी नौकरी करना चाहती है तो उसके लिए कुछ जगहों पर हमने एक स्पेशल व्यवस्था की है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोग जब आए थे, महिलाओं की संख्या उसमें मात्र 10,000 की थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 44,000 से अधिक है, यानी बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी बड़े कदम उठाए। आज एक व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से, यानी पुलिस में भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी भर्ती के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भी उनके रास्ते खोले गए। प्रदेश में वर्तमान में 90,000 महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रहे हैं। इन महिला स्वयंसेवी समूह को कुछ कार्य मिले, इसके लिए यूपी के अंदर 2017 के पहले बाल विकास और महिला कल्याण की योजनाओं में कुपोषित महिलाओं के लिए जो रेसिपी तैयार होती थी उसमें माफिया हावी थे और बड़ी विडंबना थी। यूपी के अंदर वही शराब माफिया वही इनके लिए पौष्टिक आहार भेजता था जो उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की सप्लाई करता था। हम भौचक थे भाई ये देख करके। हमने सारा अभियान वहां से ले करके और इस महिला स्वयंसेवी समूह को दिया, इनके लिए HAR प्लांट स्थापित करवाए। आज ये अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा रहे हैं महिला उन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, जहां पर कुपोषित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, ड्रोन दीदी का कार्यक्रम हो, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ। हमने मिशन शक्ति के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है, जिसमें सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती, ग्राम सचिवालय के साथ साथ उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा का माहौल वहाँ पे हर बेटी को मिल सके। इसके लिए जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए या अन्य सामान्य जीवन में भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई कॉल करनी हो, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए इसके लिए व्यापक रूप से हम लोगों ने जागरूकता का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं, सुरक्षा का एहसास कर रही हैं और प्रदेश के कार्यक्रमों को केंद्र सरकार के से जुड़े हुए वेलफेयर के स्कीम को लाभ भी ले रही हैं और उसके माध्यम से समाज को भी लाभान्वित करने में अपना योगदान दे रही हैं। सवाल तो बहुत सारे रह गए, लेकिन चूंकि समय खत्म हो गया है और कुछ विदेशी अतिथि भी हैं, आखिरी सवाल बस आपसे पूछता हूँ। तो अब चुनाव आपके सिर पर ही है, कुछ दिन बाद चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, लेकिन चुनाव अपनी जगह हैं, पर सरस्वती आपने पढ़ाई की बात की, लक्ष्मी आपने धन की बात की, महिलाओं को लक्ष्मी भी मानते हैं, बुलडोजर यानी वास्तु पुरुष और यमराज, इनका सम्मिश्रण जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए
उनके स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म होंगे और जो भी सख्त कदम होंगे, उसको उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब उसी अंदाज में दिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसे खत्म करना चाहूँगा। धन्यवाद शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसटी समिट के लिए, मेरी बधाई और शुभकामनाएं। Shukriya, Yogi ji. Thank you very much, Shashi ji. Ladies and